हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा लिया गया असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर जो कि 12 नवंबर 2022 को हुआ था, इस जीएस के पेपर को हम आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में एनडीए की सत्ता दल में कौन हिस्सेदार नहीं है। एनडीए मतलब पार्टी अलायंस के बारे में बात कर रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये ध्यान रखना है कि ये प्रश्न है 2022 का, तो हमें जवाब उसी के संदर्भ में देना है। तो नवंबर 2022 के समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी जिसमें आरजेडी, जदयू और कांग्रेस शामिल थी। तो एनडीए में मुख्य रूप से बीजेपी, जदयू जो कि पहले थी वो बाद में चली गई, उसके बाद था एक पार्टी हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एक वीआईपी, ये सब पार्टी थे। आरजेडी हमेशा से ही बिहार में एनडीए का मुख्य विपक्षी दल रहा है, ये ध्यान रखना है। तो हमें इसमें पूछा है कि कौन हिस्सेदार नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरजेडी। आरजेडी हमेशा बीजेपी के साथ एनडीए, ये वाला जो ग्रुप बनेगा ये था एनडीए और ये था ग्रुप महागठबंधन। तो आरजेडी महागठबंधन को लीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात ये बीजेपी के साथ तो कभी नहीं आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी ये ध्यान रखना है, ये 1997 में लालू प्रसाद यादव ने की थी। नेक्स्ट है, बिहार की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की लगभग 70 से 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हालांकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन आधार जो है वो आज भी कृषि ही है। ये एक, इसके साथ एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि बिहार को लीची और मखाना के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। ये कृषि क्षेत्र से ही संबंधित सवाल हो सकता है। नेक्स्ट है, भारत में बिहार की जीडीपी रैंक क्या है। तो फिर से जैसा कि मैंने कहा, ये 2022 के आंकड़ों के अनुसार ही होगा हमारा आंसर। तो ये था 14वां। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर अक्सर राष्ट्रीय औसत से अधिक ही रही है, ये ध्यान रखना है। और वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह रैंक बदल सकती है, इसलिए हमेशा लेटेस्ट डेटा चेक करके ही एग्जाम में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में बिहार की जीडीपी रैंक प्रति व्यक्ति क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 35वां। राज्यों और यूटीज को मिलाकर प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। बड़े राज्यों की सूची में सबसे नीचे यानी कि अंतिम पायदान पर रहता है। इसके साथ एक फैक्ट याद रखना है कि बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, ये है पटना। और सबसे कम आय वाला जिला कौन है, ये है शिवहर। नेक्स्ट है, भारत में बिहार की मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है। तो इसका आंसर होगा 36वां, यानी कि अंतिम स्थान है। तो HDI शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है। बिहार लगातार स्वास्थ्य और साक्षरता के कम स्कोर के कारण इस सूची में सबसे नीचे रहता है। HDI और UNDP, HDI जो है वो UNDP जारी करता है। भारत में केरल हमेशा HDI में प्रथम स्थान पर रहा है, ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस तरह की बेरोजगारी छद्म बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है। छद्म बेरोजगारी का मतलब छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है। इंग्लिश में इसे डिस्गाइज्ड बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता यानी कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है शून्य होती है। यदि उन्हें काम से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए एक परिवार है जिसके पास मान लेते हैं 1 बीघा जमीन है, इसको 2 लोग संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि घर में और कोई काम नहीं है या फिर घर के बाकी सदस्य बेरोजगार हैं, तो इसमें कुल 6 लोग मिले हुए हैं। तो इसमें से अगर 4 को अगर आप निकाल भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उत्पादन मान लीजिए 1 बीघे में अगर 5 टन गेहूँ या धान हो रहा है, तो 2 व्यक्ति काम करें या 6 व्यक्ति, उत्पादन तो यही होगा। तो इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी करते हैं, क्योंकि ये 4 लोगों की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती रहती है। इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि मान लेते हैं जैसे 100 रुपये में पहले 5 किलो चीनी आती थी, अब कीमत बढ़ने पर क्या होगा, 100 रुपये में 2 किलो ही चीनी आती है, यानी मुद्रा का मूल्य अब क्या हो गया है, गिर गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निर्गमन विभाग, यानी कि इशू डिपार्टमेंट। आरबीआई अधिनियम, जो आरबीआई का अधिनियम है 1934 के तहत इशू डिपार्टमेंट यानी कि निर्गमन विभाग नोटों की छपाई और वितरण के लिए जिम्मेदार है। तो ₹1 के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी नोट आरबीआई जारी करता है, और ₹1 का नोट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको याद ही होगा। नेक्स्ट है, किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के बीच एक वर्ष में पूरे किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के एक व्यवस्थित रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भुगतान संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसे बीओपी भी बोलते हैं। इसमें दृश्य जो कि गुड्स होता है, वस्तुएं या माल, और अदृश्य यानी सेवाएं, दोनों तरह के आयात और निर्यात शामिल होते हैं। और व्यापार संतुलन में क्या होता है, इसमें केवल वस्तुओं का आयात निर्यात गिना जाता है, सेवाओं का नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र में भूमि के अंतर्गत उपजाऊपन, खनिज, स्थान और जलवायु सब शामिल होते हैं। यदि प्रश्न में नहीं पूछा है और सभी विकल्प भूमि के गुण हैं तो आंसर क्या होगा हमारा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सभी उपभोक्ताओं की मांग को एक साथ वस्तु के मूल्य के विभिन्न स्तरों पर शामिल करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बाजार मांग, यानी मार्केट डिमांड। अलग अलग उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग को जब जोड़ दिया जाता है तो उसे मार्केट डिमांड कहते हैं। और ये अल्पाधिकार का क्या मतलब होता है, ओलिगोपोली, यानी जहाँ कुछ बड़े विक्रेता हो, जैसे टेलीकॉम कंपनी है, जियो और एयरटेल ही हमारे पास ऑप्शन है, तो ये अल्पाधिकार के अंतर्गत आता है। एकाधिकार जिसे मोनोपोली बोलते हैं, जहाँ केवल एक ही विक्रेता हो, जैसे कि आपको रेलवे सर्विस जो रेलवे प्रोवाइड कर रही है तो आप उसकी मोनोपोली है। यदि रेलवे चाहेगी, मान लीजिए प्राइस, टिकट का प्राइस जो 25 रुपये है वो 100 रुपये कर दे, तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर लेगा। तो ये क्या हो गया, एक एकाधिकार हो गया, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद द्वैधाधिकार का मतलब सिर्फ 2 लोग होते हैं, सिर्फ बड़ी कंपनी। अभी तो क्या बोलते हैं, टेलीकॉम कंपनी में तो बहुत सारी हैं, 3 हैं जनरली, जियो, एयरटेल और वीआई। मान लेते हैं अगर एयरटेल को हटा दें और सिर्फ 2 ही बचे हमारे देश में, तो उसे बोलते हैं द्विआधिकार। नेक्स्ट है, एक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को दर्शाया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निम्न स्फीति स्थिर आर्थिक विकास द्वारा। यह एक आदर्श स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था न तो बहुत गर्म यानी कि हाई इन्फ्लेशन होती है और न ही बहुत ठंडी यानी कि रिसेशन होता है। तो विकास दर अच्छी रहती है और महंगाई नियंत्रण में रहती है। इसी को नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड अर्थव्यवस्था कहते हैं, गोल्डीलॉक्स को ही। नेक्स्ट है हमारा, गिल्ट एज्ड बाजार से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का। सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उनको गिल्ट एज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें निवेश करना सबसे सुरक्षित माना जाता है। इसमें जोखिम क्या होता है, शून्य होता है। और इसे मैनेज कौन करता है? तो इसे आरबीआई मैनेज करता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने विशेष कृषि क्षेत्र SAZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने हेतु एक पॉलिसी लॉन्च किया है। ये SAZ है, यानी कि स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन्स की नीति लागू की थी, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए SEG होता है, आपने पढ़ा होगा गुजरात में जो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक्ट आया था 2005 में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुशोक बकुला रिम्पोंचे हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है लेह, जो कि लद्दाख में आता है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे वाणिज्यिक हवाई अड्डों में से एक है। इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 3256 मीटर,
और इसका नाम लद्दाख के एक पूजनीय आध्यात्मिक गुरु के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इनमें से किसके नेतृत्व की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शी जिनपिंग। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जून 2022 में चीन द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। इसके साथ आप याद रख लें कि ब्रिक्स में कौन कौन आते हैं, तो ये है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 15वां सम्मेलन 2023 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। अब ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है और इसमें नए देश शामिल हो गए हैं, जैसे कि मिस्र भी इसमें है, इथियोपिया भी इसमें शामिल हो गया है, उसके साथ है ईरान और उसके साथ यूएई। नेक्स्ट है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति 2022 के हिसाब से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुस्तावो पेट्रो। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के इतिहास में पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने और कोलंबिया एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ये याद रखना है। और जो फ्रांसिया मार्केज हैं वो कोलंबिया की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार में क्या किया है? तो ऑप्शन सी, प्रतिबंध लगाया है। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड का एक केस हुआ जो 1973 में हुआ था, रो वर्सेस वेड 1973 के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है, जिसमें गर्भपात का संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गया है और राज्य को इसे प्रतिबंधित करने की शक्ति मिल गई है। यह फैसला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय उस समय बना था, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है G7 सम्मेलन कहाँ निर्धारित किया गया, जो कि 2022 में हुआ था? तो यह आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। 48वां जो है G7 सम्मेलन जून 2022 में जर्मनी के सोल्स एल्मो में आयोजित किया गया था। G7 में कौन कौन से देश आते हैं, मैं उनका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। नेक्स्ट है सेवरोडोनेत्स्क शहर जो कि यूक्रेन में है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी मोर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 2022 में यह शहर भीषण लड़ाई का केंद्र था। यह यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में स्थित है, जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विधान अमेरिकी संसद ने हाल ही में पारित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंदूक सुरक्षा विधान, गन सेफ्टी बिल। अमेरिका में बढ़ती गोलीबारी की घटनाओं के बाद दशकों में पहली बार वहां की संसद ने हथियार पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए बिपार्टीशन सेफर कम्युनिटीज एक्ट पारित किया है। अमेरिका में गन कल्चर और सेकेंड अमेंडमेंट हमेशा विवाद में रहता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शिरीन अबू अकलेह कौन है जो 11 मई 2022 को मारी गई? तो ये होगा ऑप्शन बी, टीवी पत्रकार अल जजीरा की। शिरीन एक अनुभवी फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार थी जो अल जजीरा के लिए काम करती थी। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के छापे की रिपोर्टिंग के दौरान उनकी गोली लगने से मौत होगी। नेक्स्ट है इनमें से किसने हाल ही में अप्रैल 2022 में फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इमैनुअल मैक्रोन ने ये अपनी प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को हराकर दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति का पद संभाला था। नेक्स्ट है 22 जून 2022 को अफगानिस्तान में आए भूकंप की अधिकतम तीव्रता निम्नलिखित में से कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 6.1, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को पैगंबर विवाद मामले में समर्थन दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ये नूपुर शर्मा विवाद के दौरान कई खाड़ी देशों ने विरोध किया था, लेकिन अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने शांति और बातचीत का समर्थन किया था। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट है एकनाथ शिंदे कौन है? तो ये हैं शिवसेना विधायक उस समय के। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसके कारण उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी और शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने शिवसेना के मुख्य गुट का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या स्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों जो कि गुलबर्ग सोसाइटी
में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को दी गई एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखा और जकिया जाफरी की बड़ी साजिश वाली याचिका को खारिज कर दिया। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत की 15वें राष्ट्रपति। ये द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिए कि वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, वह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली प्रतिभा पाटिल थी, वह उड़ीसा राज्य से संबंधित है और झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। नेक्स्ट है तपन कुमार डेका क्या है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, निदेशक आईबी के। जून 2022 में केंद्र सरकार ने तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किया था। नेक्स्ट है हाल ही में किसके सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामंत कुमार गोयल रॉ। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन जल्द ही नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वी परमेश्वरन अय्यर। जून 2022 में अमिताभ कांत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया था। वर्तमान में जो हैं इसके सीईओ वो हैं BR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का हाल ही में परीक्षण हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदीपुर सागर तट जो कि उड़ीसा में है। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज यानी ITR भारत का प्रमुख मिसाइल और हथियार परीक्षण केंद्र है। यहाँ अक्सर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSAM जैसे परीक्षण होते हैं। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना में सही पात्रता मापदंड क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पुरुषों के लिए यह योजना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों को सम्मिलित नहीं करता है, तो ऑप्शन होगा इसका बी, बच्चों को खिलाने के लिए अभिभावक। NCPCR ने यानी कि बाल अधिकारों के संरक्षण ने मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले बच्चों के लिए नियम जारी किए थे। इसमें स्कूल न छोड़ने, निजी ट्यूटर और सुरक्षित वातावरण पर जोर था, लेकिन अभिभावक द्वारा खिलाना एक सामान्य बात है, तो वह कानूनी दिशा निर्देश का विशिष्ट हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट है वयोवृद्ध थिएटर अभिनेता VP खालिद का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मलयालम। VP खालिद केरल के एक मशहूर थिएटर और फिल्म अभिनेता थे। जून 2022 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट है राहुल गांधी के क्षेत्रीय कार्यालय वायनाड के कल्पेट्टा कार्यालय में किस समूह के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, SFI। केरल के वायनाड में बफर जोन के मुद्दे को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के दफ्तर में विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की थी। वायनाड जो है वो केरल का एक लोकसभा क्षेत्र है जहां से राहुल गांधी सांसद रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान के मजदूरों ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित मजदूरी की मांग हेतु सड़कों पर बवाल किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुलिया। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा फंड रोके जाने के विरोध में पुरुलिया और अन्य जिलों में मजदूरों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट है ओलंपियन मनु भाकर हैं, तो ये हैं शूटिंग चैंपियन। मनु भाकर भारत की प्रसिद्ध पिस्टल शूटर हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। वो हरियाणा की रहने वाली है। नेक्स्ट है अनीश गौड़ा कौन है, तो ये हैं ऑप्शन सी, स्विमिंग चैंपियन। अनीश गौड़ा एक भारतीय तैराक हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और पदक भी जीते हैं। नेक्स्ट है काबुल में भारत क्या करने जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूतावास फिर से खोलना। अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन जून 2022 में मानवीय सहायता के समन्वय के लिए एक तकनीकी टीम को काबुल भेजा और दूतावास को सीमित स्तर पर फिर से शुरू किया है। नेक्स्ट है श्रीलंका को अपने संकट से उबारने के लिए भारत किस प्रकार का समर्थन दे रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्तीय समर्थन। 2022 में श्रीलंका के भीषण आर्थिक संकट के दौरान भारत ने उसे लगभग $4 बिलियन की वित्तीय सहायता, ईंधन और दवाइयाँ प्रदान की थी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत यह मदद दी गई थी। नेक्स्ट है अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 दिसंबर 2022 के अनुसार ये 23 दिसंबर ही होगा। भारतीय सेना ने घोषणा की थी कि अग्निवीरों का पहला 22 दिसंबर 2022 में प्रशिक्षण केंद्रों में रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया, तो इनमें से किसने किया था, ये थे यशवंत सिन्हा ने। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष जो था यूपीए और अन्य की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार थे, जबकि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू थी।
यशवंत सिन्हा पूर्व में भारत के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं, ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन डिप्लोमेटिक चैनल गोल्ड स्मगलिंग मामले में दोषी है? तो इसका होगा आंसर स्वप्ना सुरेश। यह केरल का एक बहुत चर्चित गोल्ड स्मगलिंग केस था जिसमें यूएई दूतावास के सामान के जरिए सोना तस्करी करने का आरोप स्वप्ना सुरेश पर लगा था। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 87। चुनाव आयोग ने नियमों का पालन न करने वाली 87 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सूची से हटा दिया। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स हेतु सीनियर पुरुष हॉकी दल में कौन कप्तान की भूमिका निभाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मनप्रीत सिंह। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए मनप्रीत सिंह को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था और इन्होंने 2020 में कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी में रजत पदक भी जीता था। नेक्स्ट है, किस खेल हेतु अंकिता जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टेनिस। अंकिता रैना भारत की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने विंबलडन और अन्य ग्रैंड स्लैम के क्वालिफाइंग और मुख्य ड्रॉ में हिस्सा लिया था। अंकिता रैना सानिया मिर्जा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली प्रमुख भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार 2027 तक भारत में 5G की सदस्यता कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 39%। ये उस समय का रिपोर्ट था, एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2022। इसके अनुसार भारत में 5G सेवा के विस्तार के साथ 2027 के अंत तक लगभग 39% मोबाइल सब्सक्रिप्शन 5G होने का अनुमान होने का लगाया गया था। भारत में 5G आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च हुआ? तो ये 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, कब तक भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट समाप्त होने की उम्मीद है? तो ये होगा ऑप्शन डी, दीपावली तक 2022 का प्रश्न है, उसके संदर्भ में ही आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के फर्मों में चौथी तिमाही में लाभ की वृद्धि दर में कमी की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमित रूप से कॉरपोरेट प्रदर्शन पर डेटा जारी करता है। 2022 की रिपोर्ट में विनिर्माण कंपनियों के लाभ मार्जिन में कमी देखी गई थी, तो ये RBI का काम था। नेक्स्ट है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। शुष्क वायु में आयतन के अनुसार गैसों का जो मिश्रण है उसको देखिए, वो कुछ इस तरीके से है कि नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, ऑर्गन 0.93% है और CO2 0.04% है लगभग, या 03 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है। तो समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है इसलिए आवर्त सारणी में इनका स्थान एक ही होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये तीनों अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वहाँ पे आवर्त सारणी में इनका स्थान एक ही होगा, द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन जो हमारा आवर्त सारणी बना है वो बना है परमाणु क्रमांक के हिसाब से, और परमाणु क्रमांक समस्थानिकों का क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षार। ये कैसे होता है? तो अरेनियस या आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं और क्षार वो होते हैं जो जल में OH- आयन देते हैं। तो वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्षार कहलाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो ये तो सबको ही पता होगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। जब pH मान <7 हो तो हमारा विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। उसके बाद pH मान जब 7 के बराबर हो तो ये होता है उदासीन, और pH मान जब हमारा <7 हो तो ये होता है क्षारीय। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है, और मानव रक्त का जो pH मान होता है वो 7.4 होता है, यानी कि ये हल्का क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत हैं?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट के। ये मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। गेहूँ और चावल में स्टार्च होता है जबकि शहद में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होती है। नेक्स्ट है डीएनए और डैश दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आनुवांशिक जानकारी के वाहक होते हैं। तो डीएनए जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको लिख लेते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और एक होता है आरएनए सिर्फ राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है ओजोन अवक्षय के कारण होता है। तो इसमें से कौन सी बीमारी ओजोन डिप्लेशन की वजह से होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखती है। इसके पतले होने से यूवी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है जिससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होती हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 8.1। तो जल का सूत्र क्या होता है? तो जल का सूत्र होता है H2O। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या है? तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 यूनिट और इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुने 2 यानी कि ये 2 हो गया। फिर एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 यूनिट और एक इसमें है तो 16 गुने 1 यानी कि 16 हो गया। अनुपात पूछा है तो 16:2 यानी कि ये हो जाएगा 8:1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आयतन के अनुसार पूछा जाए तो अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा क्योंकि एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। और द्रव्यमान के अनुसार पूछे तो हम उसे द्रव्यमान निकालेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? तो यह आंसर होगा ऑप्शन बी खनिज। प्रकृति में धातुएं अक्सर ऑक्सीजन सल्फर या कार्बोनेट के साथ मिलकर खनिज के रूप में पाई जाती हैं। तो जिस खनिज से धातु को आसानी से और सस्ते में निकाला जा सके हम क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अपनी जमीनी ऊर्जा अवस्था में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ऊर्जा विकिरणित नहीं करता है। नील्स बोर के सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। वह केवल तभी ऊर्जा बदलता है जब वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। नेक्स्ट है स्याही पानी में किसके कारण फैलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विसरण के ऑप्शन डी होगा विसरण के कारण। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो जब हम पानी में स्याही की एक बूंद डालते हैं तो स्याही के कण पानी के अणुओं के बीच खाली जगह में विस्तृत होकर पूरे पानी को रंगीन कर देते हैं। इसमें और 2 फैक्ट्स याद रख सकते हैं कि तापमान बढ़ने पर विसरण की दर बढ़ जाती है, जैसे गर्म खाने की खुशबू जो है वो दूर तक फैल जाती है। और यह प्रक्रिया गैसों में सबसे तेज और ठोसों में सबसे धीमी होती है। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा नाभिक के विद्युत आवेश के। नाभिक के विद्युत आवेश कौन से होते हैं? प्रोटॉन। नाभिक में क्या क्या होते हैं? एक तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। चूँकि न्यूट्रॉन क्या होता है? ये आवेशहीन होता है। तो जो परमाणु क्रमांक किस पे निर्भर करेगा? विद्युत आवेश। नाभिक में जो विद्युत आवेश है यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन पे निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि चूँकि प्रत्येक प्रोटॉन पर एक इकाई धनात्मक आवेश होता है, इसलिए यह नाभिक के कुल विद्युत आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट है डैश रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है। तो ऑप्शन होगा विटामिन के। विटामिन के जो है ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है जो चोट लगने पर खून को जमाने में मदद करती है। विटामिन सी जो है ये मसूड़ों के लिए है और विटामिन ए जो है ये आँखों के लिए और ई जो है प्रजनन क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम अनेक डैश का मिश्रण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से विभिन्न लंबाई वाली कार्बन कणियों वाले हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, जैसे कि एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स और एट्सेट्रा। पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं, ये याद रखना है। इसे प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग अलग घटकों में बांटा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसे। अलग अलग घटक कौन से इसमें? पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन है। नेक्स्ट है डैश को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। किस विटामिन को कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी को
जो सी का रासायनिक नाम हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे फलों जैसे कि आंवला, नींबू और संतरा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये एक फैक्ट याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है कीटाणुनाशक। कीटाणुनाशक जैसे कि फिनाइल हानिकारक रसायन से बने होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, लेकिन मानव उत्तकों के लिए भी जहरीले होते हैं। इन्हें फर्श या निर्जीव वस्तु पर इस्तेमाल किया जाता है, सीधे घाव पर या शरीर पर नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, खाना पकाना ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं पहले ये जान लीजिए। जिसमें नया पदार्थ बनता है और उसे वापस नहीं बदला जा सकता, जैसे खाना पकाना और भोजन का पाचन, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें अवस्था बदलती है लेकिन मूल पदार्थ वही रहता है। जैसे पानी जम के बर्फ बन जाती है, फिर जैसे ही तापमान बढ़ाएंगे तो पिघल करके पानी बन जाएगी। पानी को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी, फिर भाप को ठंडा करेंगे तो पानी, और पानी को और ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो देखिए, यौगिक यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा डी, ये यौगिक नहीं है। सोडियम क्लोराइड हमारा यौगिक है NaCl। चॉक जो है ये भी हमारा यौगिक है, CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और अमोनिया जो है ये भी यौगिक है NH3। ये इनके यौगिकों के जो रासायनिक सूत्र होते हैं ये निश्चित होते हैं। दूध क्या है? ये एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। विशेष रूप से एक कोलाइडल घोल हम इसे बोल सकते हैं, जिसमें पानी है, वसा है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है, शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला स्वास्थ्य परीक्षण किसका उपयोग करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब शराब पीने वाला व्यक्ति फूंक मारता है तो एथेनॉल पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसका रंग नारंगी से हरा हो जाता है। इस टेस्ट में रासायनिक ऑक्सीकरण का सिद्धांत काम करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने से संबंधित सूत्र कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2n²। जहाँ पे n क्या है? ये कक्षा की संख्या है। इसे बोर-बरी स्कीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वार्ट्ज ग्लास सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। क्वार्ट्ज ग्लास एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि शुद्ध क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय होता है। कांच को अतिशीतल तरल भी कहा जाता है। एक फैक्ट याद रखिए, ये एग्जाम में आ चुका है कि कांच क्या है? तो ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट देखिए, रैम का अर्थ क्या होता है? तो रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है जो अस्थायी होती है। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें रखा डेटा उड़ जाता है। ये वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम्स को स्टोर करती है ताकि CPU तेज़ी से काम करे। यानी कि जैसे ही आप अपने मोबाइल में कोई गेम ओपन करते हैं तो उसका डेटा आपके रैम में लोड होता है, और जब तक आप खेलते हैं तब तक उस रैम में वो डेटा रहता है, और जैसे ही आप गेम क्लोज करके बंद करते हैं तो उस रैम से वो डेटा चला जाता है और आपका रैम फिर से खाली हो जाता है। नेक्स्ट है, हम 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि LAN का उपयोग एक ऑफिस, घर या स्कूल जैसी छोटी भौगोलिक दूरी के लिए किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क WAN ये पूरे देश या दुनिया को जोड़ने वाला नेटवर्क है, जैसे कि इंटरनेट। नेक्स्ट देखिए, किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइपर H, टेक्स्ट T, ट्रांसफ़र T, ये भी T, ये T, ये H और ये P। एक आता है HTTPS, पीस यहाँ पे S का मतलब क्या है? सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित। नेक्स्ट है, मॉडेम का अर्थ क्या है? तो मॉडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जैसे मॉडेम, तो ये एमओ से होगा मॉड्यूलेटर और इस डेम से होगा डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है,
या उसे समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद को एक उपयोगी प्रोग्राम के रूप में दिखाता है, लेकिन असल में वो सिस्टम में घुसकर नुकसान पहुंचाता है। यह वर्म की तरह अपनी कॉपी खुद नहीं बनाता। ये जो वर्म है ये खुद की प्रतियां यानी कॉपी बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। स्पैम किसे बोलते हैं? तो याद रखना है कि अवांछित या जंक ईमेल को हम लोग स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? तो यह एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। इसे वेब क्रॉलर भी कहते हैं। सर्च इंजन जैसे गूगल स्पाइडर का उपयोग इंटरनेट पर नए वेबसाइटों को ढूंढने और उन्हें अपने डेटाबेस में इंडेक्स्ड करने के लिए करते हैं। कि जैसे कि बिना स्पाइडर के सर्च इंजन को यह पता नहीं चलेगा कि इंटरनेट पर कौन सी जानकारी आई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एवास्ट एंटीवायरस ये भी एक एप्लीकेशन है। एडोब फोटोशॉप ये भी एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है, डैश को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बग। प्रोग्रामिंग कोड में किसी गलती को बग कहते हैं। इसे ठीक करने की प्रक्रिया को हम डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, DOS का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें ग्राफिक्स नहीं होता है, यह केवल टेक्स्ट कमांड के जरिए काम किया जाता है। जैसे विंडो है, लेकिन विंडो में क्या है? ग्राफिक है, एक यूजर इंटरफेस है, आपको सब दिखता है, आप डबल क्लिक करते हैं वो फाइल खुल जाती है। लेकिन MS DOS में ऐसा नहीं है। इसमें हम टेक्स्ट डालते थे तब जाके वो काम करता था। टेक्स्ट के जरिए मतलब हम उसे कमांड देते थे। नेक्स्ट है, अजैव निम्नकरणीय कचरे से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम समाधानों में से एक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग। प्लास्टिक, कांच और धातुएं जैसे कचरे को जलाना या गाड़ना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इन्हें रिसाइकल करके फिर से उपयोग में लाना सबसे अस्थायी समाधान है। नेक्स्ट है, बायोगैस के संबंध में कौन सा सही है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बायोमास के किण्वन द्वारा उत्पादित गैस। जब गोबर या अन्य जैविक कचरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ता है तो बायोगैस बनती है। बायोगैस का जो मुख्य घटक क्या होता है? वो मीथेन होता है, CH4। इसमें लगभग 50 से 75% मीथेन होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। पौधे सूर्य के प्रकाश में CO2 और पानी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं और उप उत्पाद जो है बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन के रूप में छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, ये भी ध्यान रखना है। जैव विविधता क्या है? तो ऑप्शन देखिए, कई वनों में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, एक जंगल में एक प्रजाति कई आबादी, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, यानी कि उपयुक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के कारण नहीं बनता है? तो ऑप्शन है सौर ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसके उपयोग से कोई हानिकारक गैस या धुआं नहीं निकलता है। रबड़ का जलना, पेट्रोल का जलना, ये क्या है? ये प्रदूषण के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है, जैव निम्नकरणीय कचरे को किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु। बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जैविक कचरे को अपघटित करके खाद में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम कंपोस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनता है? ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जलता है तो केवल जलवाष्प निकलता है, इसमें कार्बन नहीं होता, इसलिए CO2 का उत्सर्जन नहीं होता। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा को फंसाना। तो वातावरण में मौजूद CO2, मीथेन और जलवाष्प जैसी गैसें सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो बिना ग्रीन हाउस प्रभाव के पृथ्वी बहुत ठंडी यानी कि लगभग -18 डिग्री सेल्सियस होती और जीवन संभव नहीं होता। तो समस्या इसके बढ़ने से है, ना कि कम होने से। नेक्स्ट है, ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक UVB और UVC यानी कि
अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी किरणों को सोख लेती हैं, जो इंसानों में कैंसर और अंधापन पैदा कर सकती है। ओजोन परत की मोटाई किसमें मापते हैं, तो ये डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16 सितंबर। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को रोकना था। इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत, जैसा कि मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस के पहले बताया था कि ये समताप मंडल में पाई जाती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का सबसे बड़ा दुश्मन है। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को उनके जिस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, वह कौन सा काम था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव गुण के कारण होता है। पृष्ठ तनाव वह गुण है जिसके कारण द्रव्य की सतह कम से कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करती है। एक दिए गए आयतन के लिए गोले का सतही क्षेत्रफल सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकीर्णन। तो जब कांच को बारीक पीस दिया जाता है तो उसके छोटे छोटे कण प्रकाश को हर दिशा में बिखेर देते हैं, जिससे वह सफ़ेद दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है, किसी बाधा के ऊपर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। यह घटना किस रूप में जानी जाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है विवर्तन। जब प्रकाश किसी बहुत छोटे छेद या तीखे किनारे से गुजरता है तो वो थोड़ा मुड़ जाता है और छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, इसे विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है, तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट, पानी और भारी पानी। तो ये तीनों ही है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह मानव त्वचा में प्रवेश करने में असमर्थ है, इसलिए रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता। अल्फा कण भारी होते हैं और उनका जो पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता है वो बहुत कम होता है। वे कागज़ की एक सीट या मानव त्वचा की बाहरी परत को भी पार नहीं कर सकते, इसलिए आंतरिक उपचार में इनका उपयोग नहीं होता। तो कभी कभी एग्जाम में भेदन क्षमता का क्रम पूछ देता है अल्फा, बीटा और गामा में, तो गामा का सबसे ज़्यादा होता है, बीटा का सबसे कम होता है, थोड़ा कम होता है, और अल्फा का उससे भी कम होता है। भेदन क्षमता का ये क्रम है। नेक्स्ट है, किसी पत्थर को एक ढलान वाले सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान है, क्यों? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। लुढ़काने में हमेशा केवल घर्षण के विरुद्ध बल लगाना पड़ता है, जो कि वस्तु के पूरे वजन को उठाने की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण में शामिल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केशिका क्रिया प्रभाव यानी कि कैपिलरी एक्शन। ब्लॉटिंग पेपर में बहुत बारीक छेद होते हैं, इन महीन नलियों में द्रव का अपने आप ऊपर चढ़ना केशिकत्व कहलाता है, जैसे कि लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना और पौधों की जड़ से पानी का तने तक पहुंचना भी इसी क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका उपयोग खगोलीय दूरियों को मापने में होता है। एक फैक्ट याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो ये होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है पारसेक। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का कारण है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा सी वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन। तो गर्मियों में सड़क या रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम होता है, यह हवा की परतों के अलग अलग तापमान और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। चूँकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए इसे असमान की चीज़ें जैसे तारे सूर्य विपरीत दिशा में यानी पूरब से पश्चिम की ओर जाती दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है क्योंकि
ऑप्शन होगा इसका डी, रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच के घर्षण की तुलना में कम होता है। तो रेत के कण पैरों के नीचे से खिसक जाते हैं, जिससे चलने के लिए जो हमारा आवश्यक प्रतिक्रिया बल है वो कम मिलता है। घर्षण कम होने से पैर फिसलते हैं और चलने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, बरसात के दिन में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल 100 की फिल्में शानदार, सॉरी ये 100 नहीं हुआ, तेल की फिल्में शानदार रंग दिखाती है, इसका क्या कारण है? तो ये होगा व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस। जब प्रकाश की किरणें तेल की पतली परत की ऊपरी और निचली सतह से टकराकर वापस आती है तो वे आपस में मिल जाती हैं। इसी घटना को व्यतिकरण कहते हैं, जिससे रंगीन पैटर्न बनता है। जैसे साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना इसी व्यतिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की एक बूंद एक पतली परत बनाने के लिए फैलती है, जबकि पारे की एक बूंद लगभग गोलाकार रहती है। क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पारे का जो संसंजन है कोहेशन है कांच के साथ इसके असंजन यानी अधेशन से अधिक है। तो संसंजन किसे बोलते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच के जो खिंचाव बल होता है उसे बोलते हैं संसंजन। और आसंजन किसे बोलते हैं? अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच खिंचाव। तो जैसे पारा कांच को गीला नहीं करता क्योंकि उसके अपने अणुओं के बीच जो खिंचाव है वो कांच के साथ जो खिंचाव है उससे ज़्यादा है। तो इसी कारण से ऑप्शन हो जाएगा ये पारे का संसंजन। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन होगा ए, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। तारों का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा की परतों का घनत्व और तापमान बदलने के कारण प्रकाश लगातार मुड़ता रहता है, जिससे हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, यानी रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 107 का सी। पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है और इसलिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलता है, जिससे खाना पकाने के लिए समय में वृद्धि होती है। ऊंचाई पर दाब कम होता है, दाब कम होने से पानी का क्वथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट है वो गिर जाता है, तो पानी जल्दी उबल जाता है, लेकिन वो उतना गर्म नहीं हो पाता कि खाना जल्दी पका सके। तो प्रेशर कुकर में दाब ज़्यादा होता है, इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है और खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर हवाई जहाज के अंदर क्या होता है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। बाहर हवा का दबाव बहुत कम होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए केबिन के अंदर प्रेशराइज्ड वातावरण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्योंकि? आंसर होगा ऑप्शन सी, वे उन पर पड़ने वाले ताप को परावर्तित कर देते हैं। तो सफ़ेद रंग प्रकाश और गर्मी का खराब अवशोषक है लेकिन अच्छा परावर्तक है। काला रंग गर्मी को ज़्यादा सोखता है, इसलिए आप गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनना चाहिए। नेक्स्ट है, पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा? तो ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी का स्तर वही रहेगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार बर्फ़ का टुकड़ा अपने वजन के बराबर पानी पहले ही हटा चुका होता है, तो पिघलने के बाद वह उसी खाली जगह को भर लेता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती है, कौन कौन सी? एक होती है अपवर्तन, दूसरा होता है विक्षेपण, और तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें हमारा क्या होगा? सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण लगता है, कब लगता है सूर्य ग्रहण? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तो हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए तब चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के लिए। उन्होंने खोज की थी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसके कुछ हिस्से का तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, इसे ही हम रमन प्रभाव कहते हैं। भारत में 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल या स्कूटर आदि में किया जाता है, क्यों किया जाता है?
क्योंकि पहिया और धुरी के बीच घर्षण इससे कम होता है। यह सर्पी घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बेलन घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है। तो लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है, बेलन घर्षण या लोटनिक घर्षण जो होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों को उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए। धातु क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि धातुएं गर्म होने पर फैलती हैं। यदि गैप ना हो तो पटरी क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी और ट्रेन पलट सकती है। नेक्स्ट है, जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, क्योंकि कांच जो है वो ताप का कुचालक है, इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है और अंदर की सतह तुरंत गर्म होकर फैलती है, लेकिन बाहर की सतह तक ऊष्मा नहीं पहुंच पाती और वह वैसी ही रहती है। तो इस असमान विस्तार के कारण तनाव पैदा होता है और गिलास टूट जाता है। एक फैक्ट याद रखना है कि जो पायरेक्स कांच है इसका उपयोग प्रयोगशाला के बर्तनों में होता है, क्योंकि इसका प्रसार गुणांक बहुत कम होता है, इसलिए गर्म करने पर नहीं टूटता है। जैसे परख नली या ब्यूरेट वगैरह जो होगा वो पायरेक्स कांच का बना होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाभिकीय संलयन। इसमें दो हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा छोड़ते हैं। यह परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है किस नियम के द्वारा? तो ये होगा ऑप्शन सी, न्यूटन की गति का पहला नियम। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब बस चलती है तो हमारा शरीर भी गति में होता है। ब्रेक लगने पर निचला हिस्सा तो रुक जाता है, यानी पैर जो हम बस पे खड़े हैं पैर सटा करके, पैर रख करके, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अपनी गति बनाए रखने की कोशिश करता है और आगे झुक जाता है। तो इसी कारण यात्री को आगे धक्का लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्यूबलाइट। विद्युत प्रेस जो है, इलेक्ट्रिक प्रेस, ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है। विद्युत हीटर ये भी उसी पर है। फिलामेंट युक्त विद्युत बल्ब ये भी उस पर है। जैसे जो 100 वाट का बल्ब होता था पीला वाला, तो उसमें जो नाइक्रोन लगा होता था, टंगस्टन, वो बिजली पास कराने की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता था, यानी ऊष्मीय प्रभाव के कारण वो जलने लगता था। सेम विद्युत हीटर में भी और सेम विद्युत प्रेस में भी। ट्यूबलाइट में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय कंपास की सुई। तो आंसर होगा, चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। तो पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है। कंपास की सुई एक छोटा चुंबक होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के समानांतर खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है, साफ आसमान डैश के कारण नीला दिखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रकाश का विक्षेपण है। दरअसल इस यहाँ पे स्कैटरिंग लिखना चाहिए कि स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। जो सही आंसर होगा वो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से ऐसा होता है, आसमान नीला दिखाई देता है। वैज्ञानिक रूप से इसका यही कारण है, क्योंकि बैंगनी और नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए आसमान नीला दिखता है। और अंतरिक्ष यात्रियों का आसमान काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं होगा। नेक्स्ट है, आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है। यह चिप्स को ऑक्सीकरण से बचाती है, जिससे चिप्स खराब नहीं होते और कुरकुरे बने रहते हैं। यदि ऑक्सीजन भरी होती है तो चिप्स में मौजूद तेल ऑक्सीकृत होकर दुर्गंध देने लगता है और वो सड़ जाता। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्र परासरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। जब दूध को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण बाहर की ओर चले जाते हैं और हल्के कण यानी कि क्रीम जो है वो केंद्र की ओर या ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए भी इसी सिद्धांत का उपयोग होता है, और रक्त की जांच में प्लाज्मा अलग करने के लिए भी यही विधि अपनाई जाती है, केंद्र परासरण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट है, जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन होगा इसका सी, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना बोलते हैं,
के साथ बेअसर हो जाता है। आपको पता होगा कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, ये लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल पर आप क्या करेंगे, चूना जो कि क्षार है लगाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और लवण और जल बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल का जलना। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो मोम का पिघलना ये दहन प्रक्रिया नहीं है। पानी का उबलना केवल अवस्था में परिवर्तन, ये एक फिजिकल चेंज है, दहन नहीं है। तो ऑप्शन होगा हमारा बी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।